म्यूट कर लो। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। अब संविधान सभा में कोई कार्य करना है तो उसके लिए एक समिति बनी, किसी चीज के लिए दूसरी समिति बनी, ऐसे कई समितियां बनी थी। 8 बड़ी समितियां थी और बाकी बहुत सारी छोटी छोटी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां हैं, पढ़ेंगे। ये 2 समितियां थी जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी, जो हर समिति का एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो 2 समितियां थी जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पहली थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, जिसमें दोनों में संघ वर्ड आ रहा है ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें दोनों में संघ आ रहा है शब्द, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों के जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पटेल। ये रटना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, प्रारूप समिति के कितने, जो प्रारूप मतलब जो बना रहे थे उसको लिख रहे थे, ड्राफ्टिंग कमिटी, तो पता ही है बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के। ठीक है, फिर उसके बाद इनके अध्यक्ष अलग अलग थे, जैसे कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनी थी, परामर्श समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी जिनके अलग अलग अध्यक्ष थे। इस समिति के अंदर थी मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ के तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। ठीक है, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम को छोड़ के उसके लिए भी उप समिति। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के लिए उप समिति थी जेबी कृपलानी के अंडर। ये सब रट्टा मारने वाला है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक H.C. मुखर्जी। ठीक है, और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र में असम को छोड़ के जो थे गोपीनाथ बरदोई, बाकी जो थे उसे थे A.B. ठक्कर। ठीक है, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र मतलब जो पाकिस्तान एरिया है, जो अपना जम्मू कश्मीर पंजाब एरिया है, उसके लिए कौन थे? ये भी एक उप समिति थी। ठीक है, इसका लिखा हुआ नहीं कौन थे सदस्य अध्यक्ष। तो उसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति, वो तो जो प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं सभा की प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रक्रियाओं से जुड़े थे, उनके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही अध्यक्ष भी होते थे संविधान सभा के। ठीक है, राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों से समझौता करने थे, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये वाला याद कर लेना, कई लोग गलत लिख के आए थे, यहाँ पे पटेल लिख के आए थे। तो राज्यों के लिए जो समिति बनी थी समझौता करने के लिए, जो राज्यों से समझौता करेगी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, फिर वही संचालन कैसे होगा? राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया और संचालन से राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर कुछ छोटी समितियां थी, इनको भी याद करना है। ठीक है, वित्त और कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक समिति अलादी कृष्ण स्वामी, सदन समिति पी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय ध्वज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अन्य कार्य के लिए, जो संविधान सभा के अन्य कार्य थे जो कानून बनाने से रिलेटेड, उसका पढ़ा था हमने, जीवी मावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी। ठीक है, ये सभा के सदस्य मेरे में ना थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मेरे 5 थे, इसमें 11 12 तक है, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। कितने हैं? 10 है ना, इसमें 5 ही है। कोई नहीं, पढ़ लेना, जो मैंने किताब भेजा उसमें लिख लेना आपके। सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पूछे इनमें से पूछा नहीं जाता। ठीक है, मुख्य आयुक्तों के लिए, चेंज भी है। मुख्य आयुक्तों प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया। संघीय ऐड कर लेना पेंसिल से, ऐड कर लेना। संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति नलिनी रंजन सरकार। ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग, ये एक इम्पोर्टेंट है, S.K. दार। ठीक है, ये बार में एक दार कमेटी बनी थी, समिति बनी थी भाषाई प्रांतीय आयोग को। ये शायद नहीं होगा भाषाई प्रांतीय वाला। ठीक है, उसके बाद है प्रारूप संविधान के लिए, प्रारूप संविधान की जांच के लिए, जब प्रारूप संविधान बन गया,
ड्राफ्ट करी तो उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी, वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। जवाहरलाल नेहरू के अंडर 34वीं समिति आ गई, ठीक है। फिर प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन और नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत बहुत और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है, लेकिन रट्टा सबको मारना है आपको, ठीक है। ये जो बड़ी समितियां हैं इसको तो जरूर रट्टा मारना है, ठीक है। और जो छोटी समितियों में हो गए वो आपके जैसे कि वित्त कर्मचारी हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है। उसके बाद भाषाई प्रांत हो गया, और उसके बाद प्रारूप संविधान की जांच समिति हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब है प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान को लिख रही थी, ठीक है ना, जो संविधान लिख रही थी वो समिति में क्या था। संविधान सभा ने सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी ये समिति, जो कि एक्चुअली संविधान को लिख रही थी। ये समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसके सदस्य कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। 8 इसके टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्य, पहले सदस्य जो थे भीमराव अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद क्या थे, गोपाल स्वामी अयंगर। फिर उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव थे। ये बाद में इनकी जगह बी.एल. मित्र, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, ठीक है। पहले बी.एल. मित्र थे, उनकी जगह एन माधव राव ने ले ली, ठीक है। फिर टी.टी. कृष्णमाचार्य, इन्होंने भी डीपी के खेतान के मरने, पहले डीपी खेतान थे, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ले ली, ठीक है। तो ये आपको 7 नाम है, इसमें से सारे नाम याद करने पड़ेंगे। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। बाकी जो थे एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचार्य, ठीक है। अब चाहे आप गाने से याद करो चाहे कैसे भी याद करो, ये सब तो याद करने वाला पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद विभिन्न समितियों जो और दूसरी समितियां थी, उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव इसको दिए। किसको दिए, प्रारूप समिति को दिए। जो समितियां थी उन्होंने सबने अपने प्रस्ताव इसको दिए, प्रारूप समिति को दिए, ठीक है। और इस प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, मतलब पूरा रफ, एक तरह से रफ संविधान तैयार किया, रफ एक तरह से सब कुछ लिख के क्या क्या चीजें होंगी सब कुछ उसमें लिख दिया। और फरवरी 1948 में इस संविधान को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। प्रारूप जो पहला प्रारूप बन के तैयार हुआ था उसको फरवरी 1948 में तैयार किया गया, प्रकाशित किया गया था। और भारत के लोगों से भी इस पे विचार मांगे थे कि आप पढ़ो इसको, अपने विचार दो। 8 महीने का समय दिया गया सबको। लोगों की शिकायतें आई, आलोचनाएं आई, सुझाव आए। इन सबको देखते हुए प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जो पहले वाले में से कुछ काटा पीटा, कुछ ऐड किया थोड़ा बहुत, जैसे जैसे इनके पास वो आया, सजेशन आया। उसके बाद अक्टूबर 1948 में, ठीक है, फिर से प्रकाशित किया गया, ठीक है। जो दूसरा प्रारूप था राखी को ज्वाइन कर लो। अच्छा, 1 मिनट, ठीक है। तो अक्टूबर 1948 में इसने अपना दूसरा प्रारूप सबमिट कर दिया, ठीक है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया और कुल 141 बैठकें हुई, ये याद नहीं करना, ठीक है। संविधान का प्रभाव में आना, भीमराव अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, लास्ट फाइनल जो दे दिया इसने, ठीक है। उसके बाद इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, ठीक है, सबके सामने पहली बार पढ़ा गया। और सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई, ठीक है। 5 डेज के लिए आम चर्चा हुई। ये डेट याद नहीं करना कितने दिन आम चर्चा हुई, ठीक है। बस इतना एक बार रीड करना है इसको। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर से विचार होना शुरू हुआ। 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान का हर एक खंड का अलग अलग से विचार किया गया, खंडवार विचार किया गया, अलग अलग खंड का विचार किया गया। और ये काम 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लगभग 1 साल तक इस पर विचार हुआ और कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्तावित हुए, ठीक है। और वास्तव में उसमें 2,473 पर भी सभा में चर्चा हुई। इतने संशोधनों पे सभा में चर्चा हुई।
संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। ठीक है, ये सब डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक डेट को आप रट्टा मारोगे। ठीक है, तीसरी बार कब हुआ, दूसरी बार कब हुआ, पहली बार कब बैठक हुई और पहली बार कब रखा गया, उसके बाद बाकी आपको रीड खाली पढ़ लेना कि हाँ कितने कितने साल के लगभग हुआ। ये पहला जो हुआ था उसके ठीक 1 साल बाद दोबारा हुआ। ठीक है, तो उसके कुछ 1 महीने बाद तीसरी बार फिर हुआ विचार। ठीक है, इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने का प्रस्ताव पेश किया। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना चुके हैं, जो अब तक बन चुका है, उसको असेंबली द्वारा पास किया जाए, ये प्रस्ताव पेश किया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन गया है असेंबली द्वारा पास किया जाए इसको। ठीक है, कब किया था इन्होंने? संविधान के इस प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। ठीक है, पारित घोषित कर दिया और सबने कह दिया ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं संविधान को। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा के कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य थे उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना बोले तो जो प्रस्तावना वाला पेज होता है, 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना है उस पर 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया कि इस दिन हमने उल्लेख किया गया, उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंप दिया। ठीक है जी, तो ये सब याद आपको पढ़ना। ठीक है, तो प्रारूप समिति कब बनी थी, इसका गठन कब हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने मीटिंग कब की थी, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मीटिंग कब आई थी, फरवरी 19 जो भी प्रारूप तैयार किया था उसको फरवरी में प्रकाशित किया था, लोगों से राय मांगी थी, अक्टूबर में उसको फिर प्रकाशित किया गया। सब लेने के बाद फिर उस पर बैठक होना शुरू हुआ। ठीक है, प्रारूप जब साबित हो गया तो बैठक होना शुरू हुआ। 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप फाइनल आया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार 15 नवंबर को विचार हुआ, फिर तीसरी बार 17 अक्टूबर को, फिर पहली बार 15 नवंबर को, दूसरी बार 17 अक्टूबर को, तीसरी बार 14 नवंबर को विचार हुआ। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया और यही लिखा गया है प्रस्तावना में। जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें यही डेट लिखी गई है, अपनाया, लागू किया और संविधान को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना एक क्या क्या थी, तो संविधान था उसमें क्या था, एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, प्रस्तावना था उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना, शेड्यूल लिस्ट या अनुसूचियां। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरा संविधान जब लागू हो गया उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। ठीक है, नए विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर ने, ये विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्क संगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए उन्हें जाना जाता है। इसके लिए उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, उनको इसके पिता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखो ये तालिका दे दी गई है संविधान का निर्माण, तो पहले जब कैसे कैसे बांटा गया था, सीटों को कैसे बांटा गया था संविधान सभा में सीटों का बंटवारा, ये 1946 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 1946 के अकॉर्डिंग है। ब्रिटिश प्रांत थे उसमें 292 सीटें थी, 11 ही प्रांत थे इसकी 292 सीटें थी। देशी रियासतें जो थी उसकी 93 सीटें थी और 4 जो आयुक्त वाले कमिश्नरेट थे उसकी 4 सीटें थी, हर एक की एक एक। ठीक है, यहाँ से चुनाव होके आने थे, चुन के आने थे यहाँ से। इस संविधान सभा के लिए चुनाव के परिणाम, जो चुनाव हुए थे उसमें जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, उसके परिणाम आए। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208 सीटें मिली थी। बाकी मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, बाकी सबका याद नहीं करना। ठीक है, कांग्रेस को 208 मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। ठीक है, उसके बाद ये नाम एक बार लेकिन पढ़ लेना जरूर, ये सब कांग्रेस, मुस्लिम लीग,
यूनिस्ट मुस्लिम, यूनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, ये वाला कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, सिख नॉन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र कितने थे। ठीक है, संविधान सभा 1946 में समुदाय के आधार पे थी, तो हिंदू कितने थे और उनकी सीट कितनी थी। ठीक है, जो हिंदू समुदाय था उसकी तरफ 183 थी। 3 ही समुदाय थे, लेकिन कौन कौन से, मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक है, ये जनरल के अंडर आते हैं, हिंदू, अनुसूचित, महिलाएं, ईसाई, पिछड़ी जाति, सब जनरल के अंदर थे। बाकी तो कौन सी थी, मुस्लिम और सिख। तो हिंदू के लिए 163 हो गई, मुस्लिम के ये याद नहीं करना। ठीक है, बस ये वाला याद करना था, लेकिन तीन तीन समुदाय थे उसके अंदर, 3 समुदाय बांटा गया था। ठीक है, उसके बाद जो बी आर अम्बेडकर है उनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक मनु, मनु जिसने मनुस्मृति लिखी थी एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में मनु ने मनुस्मृति लिखी थी। मनुस्मृति भारत का कानून था एक तरह से। भारत में जो प्राचीन भारत का कानून था उसका नाम था मनुस्मृति, उसकी रचना मनु ने की थी। वैसे ही बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु माना जाता है। ठीक है, संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को क्या क्या चीजें लागू हुई और क्या क्या चीजें लागू नहीं हुई। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े प्रावधान और अनुच्छेद, ये सारे 5, 6, 7, 8, 60, 324 ये सब याद नहीं करने। ठीक है ना, ये वाले लेकिन याद करने हैं। नागरिकता, चुनाव, संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षक, ये सब लागू हो गए थे, स्वतः ही लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 जैसे साइन किया सबने, ये सारे ये सारे आर्टिकल लागू हुए। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान का जो शेष प्रावधान रह गए थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन संविधान की शुरुआत के रूप में किस लिए चुना गया था? ऐसे 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 में, पहले 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में लाहौर अधिवेशन हुआ था और 26 जनवरी 1929 को, ठीक है, दिसंबर में हुआ था। और इस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। दिसंबर में मीटिंग हुई थी, लाहौर अधिवेशन हुआ था और 26 उस अधिवेशन में क्या संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए जब संविधान लागू होना था तो यही डेट चुनी गई थी, 26 जनवरी ही चुना गया था। 50 तो बाद में होगा। ये संविधान के शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। सभा के सब पिछला जो कानून चला आ रहा था, इन दोनों की वजह से जो पिछले सारे कानून थे वो समाप्त हो गए। ये दोनों कानून समाप्त हो गए, जो मेजर कानून थे ये समाप्त हो गए। संविधान जैसे शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासक अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। ठीक है, ये एक एक्ट था, वो लागू था, एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है संविधान की सभा की आलोचना। अब संविधान सभा सही थी कि नहीं थी उसकी आलोचना भी करनी है। ठीक है, अब कोई कहेगा कि संविधान सभा ने सभी सही काम किए या संविधान सभा सही थी संविधान बनाने में, तो कुछ आलोचना भी है उसकी। ठीक है ना, संविधान सभा किसी तरह से गलत भी थी कि सही भी थी, ये सब देखते हैं। तो आलोचना क्या होती है? आलोचना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको गलत ठहराना। ठीक है, तो आलोचकों ने क्या क्या किसका आधार पर आलोचना की थी संविधान सभा की? पहला आलोचना की थी, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं है, मतलब इस जो जनता ने नहीं चुना था इसको, जनता ने वयस्क मताधिकार से नहीं चुना, भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था इसका सदस्य का चुनाव। इसका सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पहले प्रांतीय असेंबली को चुना गया, प्रांतीय असेंबली ने फिर अपनी तरफ से फिर चुना इसको, संसदीय सभा के सदस्य को चुना।
ठीक है। और ये प्रांतीय असेंबली को भी पूरी जनता ने नहीं चुना, सबके पास वोटिंग राइट नहीं था उस समय, सबके पास वोटिंग राइट नहीं था, तो सबने तो नहीं चुना होगा, जिसके पास वोटिंग राइट था उन्होंने ही चुना, तो कम जनता ने चुना था इसको, कम जनता ने इसको चुना और इसने इसको चुना, तो ये अप्रत्यक्ष है पूरी तरह से, तो ये प्रतिनिधि नहीं हो सकते भारत का, ये भारत की जनता के प्रतिनिधि नहीं थे उस समय माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है। फिर दूसरा है संप्रभुता का अभाव। ठीक है, मतलब संप्रभुता क्या होता है, किसी बाहरी तख्ती का ना होना, लेकिन उसका अभाव था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। कौन से प्रस्ताव थे? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लस माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना थी, उसके आधार पर हुआ था। जो वो योजनाएं बना रहे थे उसी योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी, लेकिन ये तो कहा जाता है खाली, नहीं है नहीं, लेकिन ये तो था। ठीक है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर आधारित था, यह कहकर इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा क्या था? समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। ठीक है, 2 साल 11 महीने कुछ ज्यादा ही हो गया था संविधान सभा बनाने में। उन्होंने कहा कि अमेरिका का संविधान सिर्फ 4 महीने में बन गया था, अमेरिका का संविधान सिर्फ 4 महीने में बन गया था, और इन्होंने 2 साल 11 महीने आगे दिन ले लिए। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा, अपवहन समिति कहा था उन्होंने। इस समिति को क्या कहा? प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। किसने? निराजुद्दीन अहमद ने। इसने इतना ज्यादा टाइम ले लिया प्रारूप समिति ने कि निराजुद्दीन अहमद ने इसको अपवहन समिति कहा था। फिर चौथा आलोचना क्या है? लोग जो आलोचक थे उनका कहना था कि इसमें सिर्फ कांग्रेस के सदस्य हैं। ठीक है, ज्यादातर कांग्रेस के सदस्य थे, 208 सीटें कांग्रेस की थी। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा कांग्रेसियों का प्रभुत्व है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? इन्होंने जो कहा था वो इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उस समय के हिसाब से उन्होंने कहा था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। याद रखना इस चीज को। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, मतलब देश में एक ही दल है और उसका एक ही दलीय निकाय है उसका, संविधान सभा जो है। और उस समय सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव था, लगभग सारी सीटें कांग्रेस के पास ही थी। उसके बाद है वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। जो सभा में जितने सदस्य थे ना, उसमें वकील थे या नेता थे, इन्हीं का बोलबाला था। संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ठीक है, उनके अनुसार संविधान के आकार, उसकी जटिल भाषा, इतना बड़ा संविधान और उसकी जटिल भाषा के पीछे यही कारण है कि उसको उसमें से वकील और नेता थे। ठीक है, संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का, तो उसके बड़े होने का कारण यही, इतना बड़ा होने का कारण यही है कि उसमें उसको वकील और नेताओं ने मिलकर लिखा है। फिर छठा पॉइंट क्या था? हिंदुओं का प्रभुत्व। तो कुछ आलोचक कहते हैं सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा? हिंदुओं का निकाय कहा था इसको, ये भी याद कर लेना। किसने क्या कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था हिंदुओं का निकाय। ठीक है, और चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? ये यूके के प्रेसिडेंट रह चुके थे। इन्होंने कहा था संविधान सभा में भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है संविधान सभा ने। ठीक है ना, तो ये आपका संविधान सभा की आलोचना हो गई। ठीक है, सदस्यों की संख्या ये सब याद नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, और आज रिकॉर्डिंग हो गई है। अच्छा, ठीक है, संविधान ये सब भी मेरे में नहीं है, ये सब भी नहीं है। चलो उसमें से कॉपी कर लेना, लिख लेना, फिर नई वाली बुक ले आना। एक पेज पर लिख के उसी में अटैच कर देना। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक हुई, सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसके बाद है कि आवश्यक तथ्य। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को, मोहर को हाथी के प्रतीक के रूप में, हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा का लोगो देखोगे ना, लोगो जो होता है वो
हाथी का प्रतीक है, लोगो जो पर मुहर लगी रहती है तो हाथी है, वो प्रतीक जो है हाथी है। ठीक है। सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बी एन राव को कानूनी सलाहकार बनाया गया था। ठीक है। फिर अयंगर को संविधान का सचिव, संविधान सभा का सेक्रेटरी कौन था? एच वी आर अयंगर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर थे, मतलब राइटिंग वाले, जो लिखने की राइटिंग होती है ना, वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। मूल संविधान एक इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। उन्होंने अपने हाथ से लिखा था इसको, मूल संविधान के प्रवाहमय। ये इसको इटैलिक ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हम लोग ऐसे सीधा सीधा लिखते हैं, इटैलिक ऐसे लिखते हैं, टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, वैसे लिखा गया था। किसने लिखा था? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर होता है लिखने वाला, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग से रिलेटेड होता है कैलीग्राफर। तो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण करने के लिए और सजावट करने के लिए शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था इसको। उसको जो संविधान की सजावट, ये फूल वूल बनाए, इधर ऐसे बनाए गए थे पूरे पेज पे, और अलग अलग पेज पे अलग अलग सजावट की गई थी। किसने किया था? शांति निकेतन के कलाकार थे, जिसमें मंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। इन्होंने, ये सही पूछता होगा ना? हाँ हाँ पूछता है कभी कभी, पूछा हुआ है। कभी कभी पूछता है, वो छोटे मोटे एग्जाम में तो आ चुका है, जैसे हाथी वाला आ हाँ। चुका है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी राजदादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था और इन्होंने सौंदर्यीकरण किया था। किसने? राम मनोहर सिन्हा ने, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। इंग्लिश वाले का ये है, इटैलिक में लिखा गया था इसको इंग्लिश में, और हिंदी वाले का क्या है? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। और उसको डिजाइन किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था, जो पूरा डिजाइनिंग थे, फूल वाला जो था। ठीक है, पढ़ लेना जरूर, लेकिन सब पूछता है। फिर संदर्भ सूची है, जो ऊपर जो कहीं कहीं पे दिया गया है, ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट। देखो ये एक इम्पोर्टेंट है, एक किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। ठीक है, इसके लेखक है ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बुक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। कॉर्नर स्टोन क्या होता है? जो कि जैसे एक होता है ना पत्थर का, जैसे मान लीजिए पत्थरों का ढांचा बना हुआ है, तो एक ऐसा पत्थर होता है जिसको अगर हटा दो तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। ठीक है, जब आपको एक ऐसा ढांचा बनाते हैं तो ऊपर एक पत्थर ऐसा होता है जिसको हटाने से पूरा ढांचा गिर जाता है। इसको हटाओ कुछ नहीं होगा, इनको हटाओ कुछ नहीं होगा, इनको हटाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा पत्थर कहीं होगा जिसको हटाते पूरा ढांचा गिर जाएगा, उसको बोलते हैं अरे कॉर्नर स्टोन। कार्यपालिका में ले लो ना, कार्यपालिका। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जी। जैसे आप कोई दीवार ओके। बनाते हो तो उसमें कई कई ईंटें लगती हैं। ठीक है, उसमें एक ईंट ऐसी जगह लगती है जिसको हटाते ही वो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है, तो उसको कॉर्नर स्टोन बोला जाता है। उस ईंट को, इस ईंट को क्या बोला जाता है? कॉर्नर स्टोन। तो भारत का संविधान भी जो है ना, वो कॉर्नर स्टोन है नेशन का, भारत का। ये किताब लिखी थी किसने? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या चीजें हैं? कैबिनेट मिशन की तीनों सदस्य के नाम, ये तो आप इतिहास वाले में पढ़ोगे। ठीक है, ऐतिहासिक जो था उसमें पढ़ोगे, यहाँ भी लेकिन देख लेना। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसने अपनी योजना, कैबिनेट योजना कब दी थी? 16 मई 1946 को प्रकाशित की थी। ठीक है, और ये सब चीजें नहीं पढ़नी, ये सब उसमें पढ़ोगे, इतिहास वाले में आएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित कर दिया था मताधिकार। सीमित मताधिकार प्रदान किया था। कर, जो टैक्स भरता है, जिसके पास कुछ संपत्ति और जिसके पास शिक्षा है, वही वोट डाल सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इसको कर दिया था। ठीक है, फिर है, ये तो पढ़ चुके हैं।
और जो पुराना संसद था, अंतरिम संसद था, कब खत्म हो गया? 17 अप्रैल 1952 को खत्म हो गया था। ठीक है। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। अप्रैल में खत्म हो गया संसद, और जब पहली बार संसद कब आई? मई 1952 में आई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी इतिहास वाले में सारा। फिर संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है हमारे संविधान की? तो संविधान भारतीय संविधान तत्वों तथा मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। मतलब इसका कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। भारतीय संविधान जो है तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं। विश्व के विभिन्न संविधान से उधार लिखा हुआ है, उधार लिए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं उधार नहीं लिए गए। ठीक है, विभिन्न संविधानों से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कई तत्व हैं जो कि दूसरे देशों से लिए गए हैं, और कई तत्व ऐसे हैं जो उसे दूसरे देशों के संविधान से अलग पहचान देते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जो 1949 में संविधान अपनाया, बाद में उसमें कई बार संशोधन हुआ, जैसे कि 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां, 73वां, सारे संशोधन हुए। ठीक है, 42वें संशोधन को खासकर 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसमें बहुत ज्यादा संशोधन कर दिया था। तो 1976 में आया था 42वां संविधान को 42वीं बार 1976 में संशोधित किया गया था, और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है ना, संविधान का छोटा रूप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति के मूल ढांचे के बदलने की अनुमति नहीं देती। ये हम बाद में समझेंगे इस चीज को। ठीक है, इस चीज को छोड़ दो, अभी इतना हम बाद में समझेंगे। ये हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है। हाँ जी, अभी चैप्टर खत्म हो गया ना, ये वाला खत्म हो गया था ना। हाँ तो 3rd हाँ, वाला चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसमें लिखा गया हेडिंग में है। मेरा प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना लिखा हुआ है हेडिंग में। हाँ हाँ, आपके पास कौन ठीक सा है। वाला संस्करण है? तो संविधान जो सॉरी भारतीय संविधान जो है तत्वों और मूल भावना में इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई दूसरा वो नहीं है। और इसके संविधान में कुछ चीजें बाहर से ली गई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको दूसरों से अलग करती है, दूसरे संविधान से अलग करती है। 1949 में जो संविधान अपनाया गया था उसमें कई बार परिवर्तन हुए, संशोधन हुए। 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो 42वीं बार संशोधन किया गया उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। 1976 में हुआ था 42वां संशोधन। यहाँ तक इसको पढ़ना है, इसके बाद ये नहीं करना है, यहाँ से बाद में करेंगे। संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में विशेषता कौन कौन सी? पहला है संविधान की विशेषता कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान 2 भागों में बांटा जाता है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लिखित और अलिखित। जो लिखा हुआ संविधान और बिना लिखा हुआ संविधान। लिखा हुआ संविधान किसका है? अमेरिका जैसे हो गया, जैसे भारत हो गया, भारत के पास लिखित संविधान है। ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन के पास क्या है? अलग अलग कानून है जो लिखित हो गए हैं, लेकिन संविधान उसको जोड़ के एक तरह से संविधान बोला जाता है। संविधान अलग से कोई नहीं लिखा गया, ये सब कानून है अलग अलग जो अलग अलग टाइम पे लिखे गए थे। ठीक है, हमारे क्या है कि एक ही बुक में सब कुछ लिख दिया गया। ब्रिटेन में क्या था कि अलग अलग टाइम पे लिखे चले गए, उसको अलग अलग ही रखा गया, जोड़ा नहीं गया कभी। ठीक है, तो वहाँ का अलिखित